वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, और इनहेरिटेंस के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम अपने कोड को जब वो उसकी लेंथ में इजाफ़ा हो रहा होता है, जब उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी में इजाफ़ा हो रहा होता है, तो हम उसको मल्टीपल फाइल्स में कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के बारे में कुछ बुनियादी बातें हमने पहले भी डिस्कस की थी। अब हम एक वर्किंग एग्जांपल देखते हैं इनहेरिटेंस की, कि इनहेरिटेंस कैसे काम करती है। तो हमारे सामने सबसे पहले एक फ़ाइल है, एक हेडर फाइल है, जिसके अंदर हमने सिर्फ एक क्लास की जो टेम्पलेट है उसको डिक्लेयर किया है। हम इसको इंटरफेस ऑफ द क्लास भी कह लेते हैं, यानी इसमें क्लास को हमने सिर्फ उसका टेम्पलेट डिक्लेयर किया, हमने उसकी डेफिनेशंस यहाँ पे नहीं लिखी। सो इफ़ यू सी फॉर एग्जांपल व्हाट वी हैव डन इज़, आपको सबसे ऊपर तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं ताकि इस चीज़ को मैनेज किया जा सके कि ये हेडर फाइल अगर मल्टीपल टाइम्स इंक्लूड हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है, बिकॉज आप एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स इंक्लूड नहीं कर सकते। सो फॉर द मोमेंट यू डोंट रियली नीड टू मैस विद इट। हमने स्ट्रिंग क्लास इंक्लूड की है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और एक चीज़ और हमने यहाँ पे ये की है कि हमने अपनी एक नेम स्पेस भी यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है, लाइक नेम स्पेस एम्प्लॉय सैवेज के नाम से एक नेम स्पेस हमने डिक्लेयर की हुई है। नेम स्पेस को डिक्लेयर करने का आमतौर पे पर्पज़ ये होता है कि जब आपका कोड साइज़ ग्रो कर रहा होता है, तो जो आइडेंटिफायर्स आप अपने कोड में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्लैश आने का इम्कान बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे आप दो फाइल्स के अंदर, दो डिफरेंट फाइल्स के अंदर बाय चांस एक ही फंक्शन सेम नेम और सेम पैरामीटर्स के साथ डिक्लेयर कर दें, भले ही वो डिफरेंट काम कर रहा हो, तो जब आप उसे मेन में कॉल करेंगे देयर विल बी अ प्रॉब्लम कि आप किस वर्जन को कॉल करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कोड का साइज़ ग्रो करता जाता है तो इस बात का इम्कान बढ़ता जाता है कि नेम कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ गुड टू यूज़ namespaces while your code size is growing. Although इस केस में ये significant नहीं है, but for the moment we have just shown this as an example कि आप namespace को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. Simply declare it like this: namespace, name, starting bracket and ending bracket. That's it. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो आपने ऊपर लिखा था इफ़ एंड एफ, कि अगर employee_h पहले से डिफाइंड नहीं है तो उसे डिफाइन कर दिया जाए, राइट, यानी इंक्लूड कर दिया जाए, और यहाँ पे आप इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और नेम स्पेस, दिस इज़ नॉट रियली सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट दैट वी इंटेंड टू टॉक अबाउट। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने यहाँ एक क्लास एम्प्लॉय का टेम्पलेट डिक्लेयर किया है। दिस इज़ व्हाट इट इज़, क्लास एम्प्लॉय। उसके अंदर एक पब्लिक पार्ट है जिसमें एम्प्लॉय का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है विदाउट एनी पैरामीटर, फिर एम्प्लॉय का एक कंस्ट्रक्टर है जो दो पैरामीटर्स ले रहा है, string the name and string the SSN social security number, और this जैसे हमारे यहाँ CNIC कह देते हैं हम इसे, राइट। फिर हमने गेटर्स दो डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे, गेट नेम और सेट SSN। जब आप आखिर में ये कॉन्स्ट लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन किसी चीज़ को मॉडिफाई करने की सलाहियत नहीं रखते। ओके, इसी तरीके से आपने गेट नेट पे, सेट नेम, सेट SSN और सेट नेट पे, ठीक है। सो आपने ये एक्सेसर और म्यूटेटर फंक्शंस भी तीन बनाए हुए हैं, नेम के लिए, SSN के लिए और नेट पे के लिए। इसी तरीके से गेटर भी बनाया और आपने सेटर्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर आपने एक और फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज़ प्रिंट चेक, कि आप एक एम्प्लॉई है, आप उसकी पे जब आप उसकी सैलरी का टाइम आता है तो उसका जो चेक है उसके ऊपर आपने क्या चीज़ें प्रिंट करनी होती है। सो दैट प्रिंट चेक फंक्शन विल परफॉर्म दैट टास्क। उसके बाद आपका प्राइवेट एरिया है जिसमें आपने इसके डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया है। सो द नेम इज़ प्राइवेट, SSN इज़ प्राइवेट एंड नेट पे इज़ ऑल्सो प्राइवेट। सो दो स्ट्रिंग टाइप और एक डबल टाइप का वेरिएबल है जो कि प्राइवेट है। सो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, विच इज़ बेसिकली ट्रीटेड एज अ हेडर फाइल, इसको हम employee.h के नाम से सपोज सेव कर लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है, इफ़ आई शो यू हियर, सो दिस इज़ आर employee.h, राइट। I just to make it simple, मैं यहाँ से comments हटा देता हूँ, right? So the preprocessor directive includes namespace. As I said, don't really bother about it that much. The main concept is here. This is the template of the class employee, the public and the private part. प्राइवेट के अंदर आपने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। वी से कि हर एम्प्लॉय का नाम होगा, हर एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, और हर एम्प्लॉय की कोई ना कोई सैलरी की डेफिनेशन होगी, नेट पे होगी उसकी, वो किसी भी सेंस में डिफाइंड हो, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर एम्प्लॉय के लिए कॉमन होती हैं कि उसका नाम भी होता है, उसका SSN भी होता है और उसकी कोई ना कोई नेट पे भी होती है। ओके उसके बाद पब्लिक के अंदर हमने
जो है उसके मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स डिक्लेयर किए हैं. सो वी हैव दिस एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर एम्पटी, द वन दैट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स, द नेम एंड SSN, फिर गेट के 3 फंक्शंस और 3 सेट के फंक्शन और एक प्रिंट चेक, राइट, जो हम उसके लिए सैलरी का चेक प्रिंट करेंगे, उसकी स्टेटमेंट्स जो होंगी वो इसके अंदर हम मैनेज कर रहे होंगे. नाउ व्हाट यू सी हियर इज़ दैट हमने इस क्लास का टेम्पलेट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन इसका कोई भी मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया. सो दिस इज़ अ सिंपल हेडर फाइल ओनली. ये सिर्फ एक हेडर फाइल है जिसे हमने employee.h के नाम से स्टोर कर लिया है. इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है, द declaration of the class or the template of the class. The implementation of the class is not here, right? Now why have we done this? This is just a step towards managing our code, कि हम अपने कोड को मल्टीपल फाइल्स में सेपरेट करके मैनेज करने की कोशिश करना चाहते हैं. तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्लास का टेम्पलेट डिक्लेयर किया है. अच्छा, इस क्लास की जो डेफिनेशन है, जो डिटेल है इम्प्लीमेंटेशन, वो हम एक अलग फाइल में कर लेते हैं और उस फाइल का नाम हम रख लेते हैं employee.cpp, राइट. many times header files का नाम भी HPP रख लिया जाता है, but we have just used H, right? So this is the header file and this is our employee.cpp file. अच्छा, employee.cpp में आप अगर देखें तो हम वही नेम स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं. नेम स्पेस जैसे हमने हेडर फाइल में इस्तेमाल की थी वैसे यहाँ पे कर ली. सो दैट इज स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग एंड एंडिंग एट द एंड ऑब्वियसली. अच्छा, एक अहम चीज़ ये है कि इसमें स्ट्रिंग, CSTD, बायोस्ट्रीम, जो भी फाइल लाइब्रेरी फाइल्स हमें चाहिए वो हम इंक्लूड कर लेते हैं. इसके अलावा चूँकि हमने इस क्लास का टेम्पलेट employee.h में डिक्लेयर किया था, तो हम employee.h को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. और हमारी जो यूज़र डिफाइंड फाइल्स होती हैं उनको हम इंक्लूड करने के लिए डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं. जो सिस्टम की फाइल्स हैं वो इन सिंबल्स के ज़रिए इंक्लूड की जाती हैं, लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फाइल्स हैं जैसे employee.h हमारी अपनी डिफाइंड फाइल है, तो हम उसको इसके ज़रिए इंक्लूड करेंगे. दैट मीन्स दैट ये दोनों एक ही डायरेक्टरी के अंदर भी मौजूद होंगे, employee.h और employee.cpp. ओके, सो इसको इंक्लूड करने का मतलब ये है कि जो क्लास है उसका जो टेम्पलेट था वो इसके अंदर रिकग्नाइज़ किया जाएगा. अदरवाइज़ ज़ाहिर है कि हमने उसका कोई टेम्पलेट हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया हुआ. अब यहाँ इस फाइल के अंदर हम वो सारी चीज़ें जो हमने बतौर टेम्पलेट उस फाइल के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर की थी उनको यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, राइट. सो वी विल बी डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर्स, वी विल बी डिफाइनिंग द एक्सेसर एंड म्यूटेटर फंक्शंस. सो यू सी कि हमने इस कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन किया जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, राइट. सो नेम हमने इनिशलाइज कर दिया, नो नेम येट, एंड SSN नो नंबर येट, एंड नेट पे इज़ ऑल्सो इनिशलाइज टू 0. दिस इज़ फॉर दी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. एंड फिर जो हमारा कंस्ट्रक्टर जो 2 पैरामीटर्स ले रहा था उसमें हम नेम में द नेम दे देते हैं और जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है उसमें जो नंबर हमने यहाँ से बतौर पैरामीटर पास किया है दैट विल बी सप्लाइड हियर, एंड नेट पे इज सेट टू 0 इन दिस केस बिकॉज हम वो सप्लाई यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. इसी तरीके से अगर आप गेट नेम को देखें तो गेट नेम सिंपली नेम को रिटर्न कर देगा, गेट SSN सिंपली SSN को रिटर्न कर देगा, गेट नेट पे सिंपली नेट पे को रिटर्न कर देगा, और सेट नेम जो है वो जो भी पैरामीटर आप देंगे नेम को उसकी वैल्यू दे देगा, और जो SSN है उसको भी न्यू SSN जो भी आप देंगे वो सब उसको प्रोवाइड कर देगा, और नेट पे को भी आप इसी तरीके से सेट कर सकते हैं. एंड देन दिस लास्ट फंक्शन दैट इज़ प्रिंट चेक. प्रिंट चेक फंक्शन बेसिकली जो है वो किसी भी एम्प्लॉय का पे चेक प्रिंट करने के लिए कि उसके चेक के ऊपर क्या चीज़ें प्रिंट की जाएंगी. अच्छा, अब यहाँ जो है वो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा प्रिवेल करने लगता है. दैट इज़ कि यहाँ जो प्रिंट चेक का डिफ़ॉल्ट फंक्शन एम्प्लॉय क्लास के अंदर है उसके अंदर हमने एक एरर मैसेज प्रिंट किया हुआ है. दैट इज़ प्रिंट चेक फंक्शन कॉल्ड फॉर एन अनडिफरेंशिएटेड एम्प्लॉय अबॉटिंग द प्रोग्राम, चेक विद द ऑथर ऑफ द प्रोग्राम अबाउट दिस बग. सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो पे चेक होगा वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द एम्प्लॉय होगा, कि वो आर्ली सैलरी लेता है, वीकली सैलरी लेता है, मंथली सैलरी लेता है, वो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है. सो एक जेनेरिक एम्प्लॉय की डेफिनेशन के लिए हम सैलरी चेक प्रिंट नहीं कर सकते. सो ये एरर बेसिकली एक्सप्लिसिटली इसीलिए प्रिंट किया गया है सो दैट दिस इज़ इंडिकेटेड कि अगर कि समहाउ ये फंक्शन कॉल हो जाए तो ये इंडिकेट कर दे कि दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर. सो हमने ये 2 फाइल्स अलग अलग सेव की हुई हैं, एक employee.h जिसके अंदर क्लास का टेम्पलेट है, और फिर दूसरी
employee.cpp फाइल, जिसके अंदर उसी टेम्पलेट को हमने डिफ़ाइन कर दिया, हमने कंस्ट्रक्टर्स को डिफ़ाइन कर दिया, फंक्शंस को डिफ़ाइन कर दिया, एंड दैट्स इट। अच्छा, अब आगे चूँकि हम इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम इसके लिए दो स्पेसिफिक सब टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको देखते हैं। वी से दैट देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़। हम दो पर्टिकुलर टाइप्स जो इस केस में देखते हैं, हम कहते हैं जी कुछ एम्प्लॉयज़ आर्ली एम्प्लॉयज़ होते हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं। आर्ली एम्प्लॉयज़ का मतलब ये होता है कि उनको तनख्वाह फ़ी घंटा के हिसाब से दी जाती है, और सैलरीड एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जिनको फोर्टनाइटली या मंथली कह लें कि उनकी एक डिफ़ाइंड सैलरी होती है जिसके मुताबिक उनको पे किया जाता है। सो आर्ली एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें होंगी जो जेनेरिक एम्प्लॉयज़ से आगे बढ़ के हमें मैनेज करनी होंगी, और इसी तरीके से सैलरीड एम्प्लॉयज़ के बारे में भी। तो अब जब हम ये कहते हैं कि हम एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो क्लास इनहेरिट कर रही होगी वो क्लास, मेन क्लास जो बेस क्लास होगी, उसके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को ओन करने की सलाहियत रखती होगी, और इन एडिशन अपने फीचर्स भी डिफ़ाइन करने की सलाहियत रखती होगी। जैसे आप यहाँ पे देखें तो हमने आर्ली एम्प्लॉयज़ की एक हेडर फाइल डिफ़ाइन किया, तो बिल्कुल वही पैटर्न जो हमने पहले फॉलो किया था कि employee.h और employee.cpp अलग अलग डिफ़ाइन की थी, तो यहाँ भी हम आर्ली employee.h और आर्ली employee.cpp दो अलग फाइल डिफ़ाइन कर लेंगे। आर्ली employee.h के अंदर हम सिंपली क्लास का टेम्पलेट लिख देंगे, और उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो सारी हम आर्ली employee.cpp के अंदर कर देंगे। तो अगेन द सेम थिंग, आपने इफ़ एंड डेफ के ज़रिए ये कि इंक्लूड्स रिडंडेंट ना हो, राइट। सो यू सिंपली टेक इट एज लिटरली एज इट इज़ रिटन हियर, एंड द नेम स्पेस इज़ द सेम। So the main thing is the class template here. So we see that this is class hourly employee, and this operator tells that we are inheriting it from the base class employee, right? Inheritance में हमारे पास public, private और protected की options होती हैं, so we are just not really going into that detail for the moment. So we are just saying that the class hourly employee inherits from the class employee. So employee can be regarded as the base class, and this is the child class or the inherited one, or inheriting one, or whatever, right? अच्छा, अब जो बेस क्लास है, एम्प्लॉई बेस क्लास है, उसकी जो डाटा मेंबर्स हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, वो इसको दस्तयाब होंगे। इन एडिशन ये अपने डाटा मेंबर्स और फंक्शंस भी डिफ़ाइन कर सकती है ये क्लास। सो यहाँ अगर आप देखें तो हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका डिक्लेयर किया है, एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है जो कि 2 पैरामीटर लेता है, द नेम, द SSN, सॉरी 4 पैरामीटर्स, दी वेज रेट एंड दी आर्स, ठीक है, कि जितने जो उसका वेज रेट होगा यानी आर्ली रेट कितना होगा, और द नंबर ऑफ आर्स विल बी सप्लाइड हियर, ठीक है। इसी तरीके से सेट रेट, सेट आर्स और गेट आर्स, ये फंक्शंस हमने इसको प्रोवाइड किए हैं, और फिर प्रिंट चेक का जो फंक्शन है वो हमने इसको अलग से प्रोवाइड किया है, राइट। So you see, you only list the declaration of an inherited member function if you want to change the definition of the function. तो अगर हमें वही फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन इस्तेमाल करनी हो जो कि बेस क्लास में है, तो हम वो फंक्शन दोबारा नहीं लिखते। मिसाल के तौर पे गेट नेम या सेट नेम के जो फंक्शंस, जो मेथड्स बेस क्लास में अवेलेबल हैं, हम उनको यहाँ पे दोबारा नहीं लिखेंगे। हम वो फंक्शंस जो हैं उन्हीं के साथ खुश हैं, वी विल बी यूजिंग दैम एज इट इज़। तो अगर बेस क्लास के अंदर कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन है, कोई ऐसा मैथड डिफाइंड है जिसकी फंक्शनैलिटी को हम यहाँ चेंज करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे, बाकी तमाम को डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली inherited है, right? So this is the public area, and then in the private area you have defined two more variables, wage rate and hours. अब जो name था, SSN था और net pay variable था, ये तीनों variables इसको दस्तयाब हैं। इन एडिशन टू दैट इस क्लास ने 2 और वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए, वेज रेट और आर्स, विच आर सूटेबल फॉर द डेफिनेशन ऑफ आर्ली एम्प्लॉई। इसी तरीके से इनके लिए गेटर और सेटर भी यहाँ पे डिफाइंड है। सो अगर आप कह लें कि इस क्लास के पास गेटर और सेटर कितने हैं, तो तीन गेटर सेटर इसको बेस क्लास से मिल रहे हैं और 2 इसने अपने डिफाइन किए हैं। इसके पास सेट करने के लिए भी 5 मेथड्स हैं और गेट करने के लिए भी 5 मेथड्स हैं। सो वो मेथड्स जो हमें म्यूटेट नहीं करने, जिनको हमने चेंज नहीं करना, जिनको हमने एज इट इज़ इस्तेमाल करना है बेस क्लास से, उनको हमें यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो बेस क्लास के अंदर 3 डाटा मेंबर्स थे, नेम, SSN और नेट पे के, उनको भी हमें यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोज आर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल टू अस।
अच्छा, एक और टाइप जो हम कहते हैं कि एम्प्लॉय की हो सकती है वो है सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है। सो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए हम एक अलग क्लास डिफाइन कर लेते हैं, दैट विल अगेन बी इनहेरिटिंग फ्रॉम द main class employee. So again we create a file salaryedemployee.h, right? The preprocessor directives come as they were being used previously. The name space is the same. So the main thing that we are doing here is this class, right? So we declare this class here, salaried employee. Again it inherits from the class employee. Base class is the same, employee. So इसको भी employee के तमाम features दस्तियाब होंगे. In addition it can define its own features. तो इसने दो constructor define किए, the default one and the one that takes 3 parameters, the name, the SSN and the weekly salary, right? So then it defines the get salary function and the set salary function in addition to the ones available through the employee class, right? And then it also declares print check. So यहाँ print check ये क्यों डिक्लेयर कर रहा है? क्योंकि इसने print check को मॉडिफाई करना है. अगर हमें print check की वही इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हो जो कि बेस क्लास में है तो हम उसको दोबारा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बिकॉज बट नाउ सिंस वी वांट टू चेंज इट, हमें इसको आर्ली एम्प्लॉय के केस में भी चेंज करना है तो हमने इसको वहाँ पे भी डिक्लेयर किया, और हमें इसे मंथली सैलरीड एम्प्लॉय के केस में भी चेंज करना है तो हमने इसको यहाँ पे भी डिक्लेयर किया. तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो बेस क्लास में है और हमने उसको डिराइव्ड क्लास में एज इट इज़ इस्तेमाल करना है, उसको हम दोबारा नहीं लिखते, सिर्फ उस फंक्शन को दोबारा डिक्लेयर करते हैं जिसको हमें चेंज करना है. सो प्रिंट चेक को हमें चूँकि चेंज करना है तो हम उसको दोबारा लिख रहे हैं. कंस्ट्रक्टर अलबत्ता इससे मावरा है, कंस्ट्रक्टर आपको हर केस में दोबारा लिखने ही है, हर क्लास का अपने नाम से कंस्ट्रक्टर होगा. और फिर 3 जो डाटा मेंबर्स बेस क्लास के हैं उनके अलावा ये अपना एक डाटा मेंबर और इस्तेमाल कर रहा है विच इज़ सैलरी. सो व्हाट वी सी इज़ हमारे पास employee.h है जिसके अंदर एम्प्लॉई क्लास का टेम्पलेट है, फिर employee.cpp है जिसके अंदर हमने एम्प्लॉई क्लास की डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर हमारे पास आर्ली एम्प्लॉय की हेडर फाइल है, इसी तरीके से सैलरीड एम्प्लॉय की हेडर फाइल है. सो इसी तरीके से हमारे पास आर्ली एम्प्लॉय की CPP फाइल होगी जिसके अंदर हमने आर्ली एम्प्लॉय की क्लास को डिफाइन किया होगा. सो दैट इज़ हियर एंड हियर एज वेल. सो हम उनको दोनों जगह से देख सकते हैं. So this is what it is, right? So we see it here for example in this case. So यहाँ पे देखें कि हमने इस क्लास जो आर्ली एम्प्लॉय क्लास है उसको अब यहाँ पे डिफाइन करना है, जो जो चीज़ें उसके अंदर थी, राइट? बट एज आई सेड अर्लियर कि जैसे आपने employee.cpp के अंदर employee.h को इंक्लूड किया था, इसी तरीके से आप आर्ली employee.cpp के अंदर आर्ली employee.h को भी इंक्लूड करेंगे, बिकॉज इस क्लास का टेम्पलेट वहाँ पे डिफाइंड है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, यू विल रिसीव एरर्स फ्रॉम द कंपाइलर. आर्ली एम्प्लॉई का कंस्ट्रक्टर जो डिफ़ॉल्ट है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एम्प्लॉई के कंस्ट्रक्टर को, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, राइट? सो नेम और एम्प्लॉय का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो नेम को नो नेम इज़ डिफाइंड एंड समथिंग लाइक दैट, नो SSN इज़ डिफाइंड एंड समथिंग लाइक दैट वो दे देता है. सो वो 2 वैल्यूज़ वहाँ से आ जाएंगी. जो बाकी 2 वैल्यूज़ बचेंगी, वेज रेट उसको आप 0 कर रहे हैं और आर्स को 0 कर रहे हैं. सो जो फीचर इसे एम्प्लॉय से मिल रहा है ये उसको यूज़ कर रहा है, और जो नहीं मिल रहा वो खुद से ये डिफाइन कर रहा है. इसी तरीके से दूसरा कंस्ट्रक्टर जो कि 4 पैरामीटर्स ले रहा है उस केस में अगर आप देखें तो स्ट्रिंग द नेम, स्ट्रिंग द नंबर, डबल द वेज रेट एंड डबल द आर्स, ये 4 पैरामीटर आप इसे दे रहे हैं. इस केस में आप एम्प्लॉय का वो कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 2 पैरामीटर लेता है, द नेम, नेम यहाँ पे आ गया, और द नंबर, नंबर यहाँ पे आ गया. वेज रेट को आप वेज रेट और आर्स को आपको पता है कि वेज रेट एम्प्लॉय क्लास का वेरिएबल नहीं है, आर्ली एम्प्लॉय का वेरिएबल है. सो यू आर सेटिंग दैट हियर. एंड सिमिलरली आर्स भी एम्प्लॉय क्लास का, बेस क्लास का वेरिएबल नहीं है. सो यू आर सेटिंग दैट डायरेक्टली हियर. सो जो फीचर्स आपको कंस्ट्रक्टर में बेस क्लास से मिल जाते हैं आप उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, एडिशनल फीचर्स आप यहाँ पे अपने खुद इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. इसी तरीके से सेट रेट, गेट रेट, सेट आर्स, गेट आर्स और प्रिंट चेक. अब प्रिंट चेक की यहाँ पे कस्टम इम्प्लीमेंटेशन है. प्रिंट चेक चूँकि वहाँ पे भी बेस क्लास में भी दस्तयाब था, लेकिन जैसे हमने कहा कि हम ये कहते हैं कि प्रिंट चेक जो है वो टाइप ऑफ एम्प्लॉय के मुताबिक अपनी कस्टम इम्प्लीमेंटेशन रखेगा. तो यहाँ पे आप अगर आप देखें तो आप कहते हैं, आप उसकी नेट पे सेट करते हैं, आप कहते हैं नंबर ऑफ़ आवर्स को वेज रेट से मल्टीप्लाई करें. मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक एम्प्लॉई ने 15 घंटे काम किया है और उसको वीकली हमें $20 देने हैं. सो उसकी नेट पे कितनी बनेगी,
$300 फॉर एग्जांपल, राइट। सो हम इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक अहम चीज़ ये है कि हम यहाँ पे नेट पे को डायरेक्टली वैल्यू क्यों नहीं असाइन कर देते। दैट इज़ प्राइमरली बिकॉज जो नेट पे का वेरिएबल है वो एम्प्लॉई क्लास के अंदर डिफाइंड है एंड दैट इज़ प्राइवेट। सो द प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज प्राइवेट हियर। तो आप उसे पब्लिक फंक्शन के ज़रिए ही एक्सेस कर सकते हैं। सो सेट नेट पे के ज़रिए आप उसे यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, राइट। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये मेंबर फंक्शन के ज़रिए उसको एक्सेस ना करना पड़े तो फिर आप उसको पब्लिक की बजाय प्रोटेक्टेड डिफाइन कर सकते हैं। इन दैट केस यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट डाटा मेंबर डायरेक्टली हियर। उसके बाद आप प्रिंट कर देते हैं कि पे द ऑर्डर ऑफ गेट नेम गेट करते हैं, द सम ऑफ आप उसकी नेट पे गेट करते हैं, और फिर चेक के नीचे का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर कुछ नोट्स होते हैं जिसके ऊपर एम्प्लॉय की डिटेल या समथिंग लाइक दैट, तो आप उसका स्टब पार्ट नीचे वाला हिस्सा भी प्रिंट कर देते हैं, राइट। सो इफ़ यू जस्ट सी इट हियर, तो दिस इज़ बेसिकली मेन से जो कॉल हुई है, दिस इज़ द ट्रेस ऑफ दैट चेक फॉर माइटी जो for 40 hours, pay the order of this, the sum of $820, right? So whatever that is. और stub के अंदर आपने प्रिंट किया हुआ है not negotiable, this one, employee number, hourly employee, the type of that, और जितने घंटे उसने काम किया और जितनी उसकी पे है, all that is printed here, right? So basically print check जो है वो according to the nature of employee, the detail of the employee, उसी तरीके से उसको प्रिंट कर देता है। अच्छा, इसी तरीके से salaried employee की भी आपके पास implementation है। So you have this salaried employee constructor which will again be banking on the employees constructors wherever it is possible, and wherever it requires its own features and functionality it will be doing that, right? Get salary, set salary, इनको भी डिफाइन कर लिया इसने यहाँ पे, और प्रिंट चेक का फंक्शन ये भी अपना इम्प्लीमेंट कर लेता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें इसका ट्रेस, तो ये से चेक फॉर मिस्टर बिग शॉट, पे टू ऑर्डर ऑफ मिस्टर बिग शॉट, द सम ऑफ दिस and the stub is this, right? So you see the stub is different for the salaried employee and the hourly employee. So जैसी भी डिटेल उसके बारे में होगी वो वहाँ पे प्रिंट कर दी जाएगी। ओके, सो मेन थिंग इज कि हमारे पास बेस क्लास है एम्प्लॉय, हमने उससे दो क्लासेस डिराइव की हैं, एक आर्ली एम्प्लॉय और एक सैलरीड एम्प्लॉय। दोनों क्लासेस आर्ली एम्प्लॉय और सैलरीड एम्प्लॉय बेस क्लास यानी कि एम्प्लॉय क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करते हैं। जो उसके मेंबर फंक्शंस हैं, जो उसके डाटा मेंबर्स हैं, वो उनको इनहेरिट कर लेते हैं। इन एडिशन टू दोज इम्प्लीमेंटेशंस मेड अवेलेबल बाय एम्प्लॉय बेस क्लास, जो एडिशनल फीचर्स इन पर्टिकुलर क्लासेस को चाहिए वो ये ख़ुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने डाटा मेंबर्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, अपने मेंबर फंक्शंस भी मज़ीद डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। सो उसके बाद दूसरी अहम चीज़ जो हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में डेमोन्स्ट्रेट की कि बजाय इसके कि हम एक ही कोड फाइल के अंदर सारे का सारा कोड प्लेस कर दें, इट बिकम्स हिमंगस एंड अ मैस ऑफ सो मेनी थिंग्स एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज, हमने इस कोड को मैनेज भी किया है। हमने एक चीज़ ये सीखी कि हम क्लास का टेम्पलेट एक अलग फ़ाइल में रख सकते हैं जिसे हम हेडर फाइल कह देते हैं, और क्लास की इम्प्लीमेंटेशन को एक अलग फ़ाइल में लिख देते हैं जिसे हम CPP फाइल के तौर पे स्टोर करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ हमें जितने भी क्लासेस डिफाइन करने हैं सबके लिए हम कर सकते हैं। तो इस केस में हमारी ये नंबर ऑफ़ फाइल्स 6 हो गई, बिकॉज वी हैव 3 क्लासेस, 1 बेस क्लास एंड 2 डिराइव्ड क्लासेस। सो 1 हेडर फाइल फॉर ईच क्लास एंड 1 इम्प्लीमेंटेशन फाइल फॉर ईच क्लास। जो हेडर फाइल है उसको हम इंटरफेस फाइल भी कह देते हैं, और जो इम्प्लीमेंटेशन फाइल जो CPP फाइल है उसकी जिसमें हमने क्लास को डिफाइन किया उसको हम इम्प्लीमेंटेशन फाइल भी कह देते हैं। अच्छा, जो हेडर फाइल्स हैं उन्हें हमें कंपाइल नहीं करना होता, हमें CPP फाइल्स को कंपाइल करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें employee.cpp को, hourly employee.cpp को और salaried employee.cpp को कंपाइल करना है। उस कंपाइलेशन के दौरान जो हेडर फाइल उसमें इंक्लूड हो रही होगी उसके अंदर से वो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली कंपाइलर पे पिक कर लेगा, जो उसकी डेक्लेरेशन है। अच्छा, अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसके इस्तेमाल की तरफ अभी तक नहीं गई। इस्तेमाल तो ज़ाहिर है हम मेन के अंदर जाके करेंगे। सो हमने एक फ़ाइल ये main.cpp यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है जिसके अंदर हम इनके ऑब्जेक्ट्स बना के देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रही होंगी हमारे लिए, राइट।
अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली हम आर्ली एम्प्लॉई, बेसिकली एम्प्लॉई क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप यूँ कह लें कि इस वक्त हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास या आर्ली एम्प्लॉयज़ हैं या सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, तो या हम आर्ली एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे या हम सैलरीड एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो यू सी कि हमने यहाँ पे आर्ली एम्प्लॉय डॉट एच और सैलरीड एम्प्लॉय डॉट एच को जो है वो डिक्लेयर किया है। और चूँकि ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपनी एक नेम स्पेस में डिक्लेयर की हैं जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ सैवेज, क्योंकि हमने सब में देखा कि हम जो है वो नेम स्पेस अपनी इस्तेमाल कर रहे थे कि हमने इनको एक पर्टिकुलर जगह पे बंडल कर दिया, यू नेम स्पेस एम्प्लॉयज़ सैवेज, इसमें भी और इसमें भी। सो तीनों जगह पे हमें नज़र आ रहा है। सो हम इसी यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि यूजिंग नेम स्पेस एम्प्लॉयज़ सैवेज, राइट। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि आर्ली एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो के नाम से, और जो डॉट सेट नेम माइटी जो डॉट एस एस एन जो है वो सेट कर देते हैं, जो डॉट सेट रेट कर देते हैं, जो डॉट सेट आर्स कर देते हैं। अब आपको मालूम है कि आर्ली एम्प्लॉय के पास सेट नेम का फंक्शन उसकी क्लास के अंदर नहीं है, बल्कि वो इनहेरिटेड फंक्शन है एम्प्लॉय से। इसी तरीके से एस एस एन भी इनहेरिटेड है, सेट रेट उसका अपना मेंबर फंक्शन है और सेट आर्स भी उसका अपना मेंबर फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, सो इफ़ यू सी, उसके बाद आप क्या करते हैं, चेक फॉर जो डॉट गेट नेम, जो अब जो डॉट गेट नेम जब आप करते हैं तो आपने इसका नाम रखा हुआ माइटी जो, सो यू सी चेक फॉर माइटी जो फॉर नंबर ऑफ आवर्स आपने 40 सेट किए हुए हैं, तो इट सेज फॉर 40 आवर्स, ठीक है। एंड देन यू कॉल दिस फंक्शन जो डॉट प्रिंट चेक। अब जो डॉट प्रिंट चेक की डेफिनेशन जो है वो आर्ली एम्प्लॉय से ली जाएगी, बिकॉज अब आपने जो है ये आर्ली एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट है, सो यू विल बी कॉलिंग द प्रिंट चेक फंक्शन फ्रॉम द आर्ली एम्प्लॉय। अगर आर्ली एम्प्लॉय के अंदर प्रिंट चेक इम्प्लीमेंटेड नहीं होगा तो ज़ाहिर है फिर बेस क्लास में जाके देखा जाएगा, बेस क्लास में भी ज़ाहिर है वो इम्प्लीमेंटेड है, बट सिंस वी चेंज इट्स फंक्शनैलिटी इन द डिराइव्ड क्लास, सो द वर्जन इन द डिराइव्ड क्लास विल बी कॉल्ड। सो हम देखते हैं कि डिराइव्ड क्लास के अंदर हमने इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, सो दैट विल बी प्रिंटेड हियर। सो यू सी फर्स्ट द पे इज़ कैलकुलेटेड, आर्स को वेज रेट से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद आप एक लाइन प्रिंट करते हैं एंड देन यू से पे द ऑर्डर ऑफ माइटी जो, द सम ऑफ दैट इज़ वट एवर जो भी 40 इंटू जो भी आपके नंबर ऑफ आवर्स हैं $820, और फिर उसका जो स्टब नीचे का पार्ट है जिसके अंदर आप प्रिंट करते हैं not negotiable, the terms for example employee number is this, hourly employee hours worked is 40 and rate is 20.5, so the pay is 820 sorry। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमने उसके बाद सैलरीड एम्प्लॉय को इंस्टेंशिएट किया यहाँ पे, राइट। सो मिस्टर बिग शॉट इज़ द नेम, दिस इज़ द SSN एंड दिस इज़ द सैलरी, राइट। एंड देन यू से दैट चेक फॉर Mr. Big Shot, right, and you call this function print check in this case. So print check आप salaried employee से जाके देखेंगे, so here is that version of print check, right, according to whatever is being taken from here, आप उसको यहाँ पे उस तरीके से print कर देते हैं। So in this particular example we saw how inheritance works. So we have base class, we have derived classes. The derived classes take on all the features made available by the base class and they can also define their own features. अच्छा, अगर हम यहाँ inheritance इस्तेमाल ना करते, हम ये कहते नहीं जी आर्ली एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए एक अलग क्लास बना लें और सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए एक अलग क्लास बना लें, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे नेम है, सो गेट नेम सेट नेम रिडंडेंट होता, दोनों के लिए अलग अलग लिखते आप, गेट SSN सेट SSN भी रिडंडेंट होता, गेट नेट पे सेट नेट पे भी रिडंडेंट होता, राइट। सो ऑल द कोड वुड बी रिडंडेंट। इन दिस केस हमने एक तो चीज़ों को एक टेक्सोनॉमी में, एक हायरार्की में ले लिया, ठीक है। फिर जो कॉमन चीज़ें हैं वो एक ही बार इम्प्लीमेंट की गई हैं, उनको हमें बार बार इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ा, वो दोज आर नॉट रिडंडेंट एट ऑल। सो दिस इज़ हाउ inheritance work. I hope you understood the basic concept of inheritance through this particular example.